नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, केदारनाथ जाने का आप भी योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जाने का क्या क्या साधन है, कुल खर्चा कितना आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है, और वहाँ हम कहाँ कहाँ घूमें। और हम साथ ही साथ, अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर भी वहाँ चलते हैं। तो हेलीकॉप्टर का क्या फेयर होगा, और हेलीकॉप्टर की क्या टाइमिंग होगी, और हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा। तो वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको परफेक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, मैं आपको केदारनाथ जी की यात्रा का विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केदारनाथ पहुंचे कैसे। सबसे पहले बात करूंगा ट्रेन की। ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा है देहरादून रेलवे स्टेशन, तीसरा है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आते हैं तो आपके बस का सफ़र 30 किलोमीटर कम यात्रा करना पड़ेगा। लेकिन आप हरिद्वार और देहरादून आते हैं तो आपको लगभग सेम दूरी तय करनी होगी। अगर आप बस का सफ़र थोड़ा कम करना चाहते हैं तो ऋषिकेश आ जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार तक हमारी सारे प्रमुख ट्रेनें आती हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर सारी ट्रेनें नहीं आती हैं, कुछ ही ट्रेनें वहाँ जा पाती हैं। दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे वो रास्ता आप चुनिए, चाहे वो आपका ऋषिकेश हो, चाहे वो आपका हरिद्वार हो, और चाहे वो आपका देहरादून हो। तो दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए इतना सफ़र ट्रेन से संभव है, बाकी का सफ़र आपको बस या टैक्सी से करना होगा। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। सोनप्रयाग पहुंचने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन से बस प्राप्त होंगी, यानी कि देहरादून से भी आपको बस मिलेंगी सोनप्रयाग के लिए, और हरिद्वार से भी आपको बस मिलेंगी सोनप्रयाग के लिए, और ऋषिकेश से भी आपको बस मिलेंगी सोनप्रयाग के लिए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लाइट से यात्रा करूं, तो आप देहरादून फ्लाइट से भी यात्रा कर सकते हैं। जिस भी राज्य से या शहर से देहरादून की फ्लाइट है तो यात्रा कर सकते हैं। आप दिल्ली आकर भी दिल्ली से भी देहरादून की फ्लाइट ले सकते हैं। फ्लाइट का सफ़र देहरादून तक ही हो पाएगा। उसके आगे का सफ़र मैंने आपको बताया कि बस से ही करना होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूरी की, तो हरिद्वार की सोनप्रयाग तक की दूरी है 230 किलोमीटर, और देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी है लगभग 250 किलोमीटर, और ऋषिकेश की सोनप्रयाग तक की दूरी है लगभग 210 किलोमीटर। जो सबसे कम दूरी है वो है ऋषिकेश से सोनप्रयाग की। अगर आपका अगर आपको बस का सफ़र दुर्गम लगता है तो आप ऋषिकेश आकर सोनप्रयाग की बस ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे कि सोनप्रयाग की बस लेंगे तो बस का टाइमिंग क्या होगी। चाहे आप देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार तीनों जगह की बस आपको उपलब्ध हो जाएंगी सोनप्रयाग के लिए। वहाँ जो समय है वह है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक आराम से आपको बस मिल जाएंगी। दोस्तों, बात है कि बस की टिकट कैसे लूँगा, ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ, टिकट मुझे लेनी है तो कहाँ से लूँ। दोस्तों, बस की टिकट पहले ही करवा लीजिए। हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे एजेंट होते हैं, वहाँ बहुत सारे ट्रेवल्स एजेंसी हैं, तो वहाँ जाकर अपने बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, आप हरिद्वार जिस भी वक्त पहुँचें, चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग टाइम देख लीजिए कि आपको सोनप्रयाग के लिए कितने बजे की बस आपको पकड़नी पड़ेगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे काउंटर बने हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं, अन्यथा आप थोड़ी दूर पर बस स्टैंड है, वहाँ से टिकट ले सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप ऋषिकेश और देहरादून से भी ऑफलाइन टिकट मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर आइए, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेवल्स एजेंसी हैं, वहाँ जाकर आप अपनी बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक समस्या हो सकती है, किसी को पीछे की सीट मिले या फिर बीच की सीट मिल सकती है, तो वो मीटिंग जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो सामने की सीट, तो आपको ऑफलाइन टिकट में पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपके पास दूसरा तरीका है,
कि आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा लीजिए। आप आराम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। जो आपके सामने की सीट चाहे आप ले सकते हैं। इससे आपकी यात्रा थोड़ी सुखद हो सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी मनपसंद सीट आपको मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन सीट बुक करते हैं। दोस्तों, मैं बात करूं कि सोनप्रयाग का किराया कितना लगेगा बस का, तो रेलवे स्टेशन के बाहर आप अगर टिकट लेते हैं तो पर व्यक्ति का किराया 350 रुपये पड़ेगा, और यही आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो पर व्यक्ति का 500 रुपये किराया पड़ेगा। दोस्तों, ये किराया में जो है, मैं ये स्टैंडिंग बस की बात कर रहा हूँ। सोनप्रयाग के लिए हमारी पुश बैक सीट भी चलती है। दोस्तों, अगर ये पुश बैक सीट बस की बात है करूँ तो उसका किराया आप ऑफलाइन 500 रुपये एक सीट का, और ऑनलाइन करवाते हैं तो 700 रुपया के लगभग पड़ सकती है। दोस्तों, चाहे वो ऋषिकेश हो या फिर देहरादून से या फिर हरिद्वार हो, वहाँ आपको सोनप्रयाग के लिए कोई भी स्लीपर बस नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा केदारनाथ यात्रा का मार्ग है वो पूरा का पूरा घाट सेक्शन से बना हुआ है। घाट सेक्शन बना होने के कारण स्लीपर बस का बैलेंस बिगड़ सकता है। दोस्तों, या तो स्टैंडिंग बस चलेगी या फिर पुश बैक सीट बस चलती है। दोस्तों, केदारनाथ का जो ट्रस्ट है उसकी भी एक वेबसाइट है जिसको कहा जाता है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसको हम शॉर्टकट में GMBN भी कह सकते हैं। दोस्तों, आप GMBN वेबसाइट पर भी जाकर आप अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी ऐप से भी आप अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हम अब सोनप्रयाग की ओर रवानगी लेते हैं। यहाँ से लगभग आपको 8-9 घंटे तक का समय लग सकता है। अगर आप हरिद्वार और देहरादून से आते हैं तो दोस्तों, अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं या पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, आपके पास पर्सनल गाड़ी है, तो आप अपनी कार के माध्यम से आ सकते हैं, लेकिन आप सोनप्रयाग तक ही आ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कार सिर्फ सोनप्रयाग तक ही संभव है। इससे आगे आप नहीं ले जा सकते। सोनप्रयाग में अपनी कार को पार्क करना पड़ेगा। मैं अगर पार्किंग की बात करूं तो पार्किंग बहुत ही बड़ा है। सोनप्रयाग में पार्किंग का किराया 24 घंटे का सिर्फ 50 रुपये है। पार्किंग फीस देकर अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं। अगर पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाती है तो रास्ते में रुकना चाहते हैं या विश्राम करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में आप विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि 8-9 घंटे का लंबे समय आपको थका सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो उससे पहले मैं बेस्ट सीजन कौन सा है वो बता दूं। केदारनाथ जाने का आपको पता होगा कि केदारनाथ के कपाट 6-7 महीने तक ही खुला रहता है। अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है, और अक्टूबर नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर जो बीच का समय है, बेस्ट सीजन है, वो सितंबर से अक्टूबर का है। दोस्तों, या फिर थोड़ी सी ठंड होती है, पर यह सीजन वीक सीजन नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ की आपकी बजट भी थोड़ा कम आएगा और भीड़ भी थोड़ी कम होगी। दोस्तों, मैं मई और जून की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यह गर्मी की छुट्टी का सीजन होता है। दोस्तों, अगर आप जुलाई अगस्त में आते हैं तो कभी भी वर्षा हो सकती है, जिससे आपकी यात्रा में उतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप जुलाई अगस्त महीने मत चुनिए। अगर आप जाना है तो अक्टूबर नवंबर में जाइए, क्योंकि उस सीजन में आपको बजट भी कम हो जाता है। व्यक्ति होटल के चार्ज डबल से ट्रिपल रेट वहाँ के लोग चार्ज करते हैं अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो। इसलिए आप अक्टूबर नवंबर में जाइए, आराम से आप दर्शन कर लेंगे। कम बजट में आपका केदारनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सोनप्रयाग से रुकना चाहते हैं तो वहाँ के होटल का किराया 800 से 1000 रुपये है, आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको मई जून में जाएंगे तो आपको होटल का किराया 3 से 4000 तक देना होगा। दोस्तों, अगर आपको 1000 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं और होटल नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, डोरमेट्रिक। दोस्तों, सोनप्रयाग में बहुत सारे डोरमेट्रिक हैं जो 350 रुपये पर व्यक्ति का चार्ज लेते हैं। दोस्तों, अगर ये बजट भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताना चाहूँगा। सोनप्रयाग से आपको हॉल भी मिल जाएंगे। आपका बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें बहुत सारे गद्दे, रजाई, तकिए होते हैं। प्रति व्यक्ति को गद्दा, रजाई, तकिया दिया जाता है,
और 100 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन का चार्ज लिया जाता है, यानी कि 24 घंटे का। दोस्तों, रही बात सामान रखने की, तो आपको एक एक लॉकर दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और चाबी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सोनप्रयाग से आपको बढ़ना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है वो है 5 किलोमीटर। सोनप्रयाग से गौरीकुंड कैसा पहुँचे, तो आपके लिए दो विकल्प हैं। सोनप्रयाग से आप खच्चर से जाना चाहते हैं केदारनाथ जी मंदिर तक, तो आप सोनप्रयाग से ही खच्चर ले सकते हैं, पर खच्चर का किराया आपको 2500 देना पड़ता है एक व्यक्ति का, एक बार जाने का। दूसरा विकल्प है दोस्तों आपके पास प्राइवेट टैक्सी, जो आपसे 30 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लेते हैं, आधे से 1 घंटे में आपको गौरीकुंड पहुंचा देते हैं। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से ही घोड़े खच्चर यात्रा पर निकल जाएं। दोस्तों, हम गौरीकुंड पहुंच सके हैं। वहाँ श्री गौरी माता जी का मंदिर है, गौरी माई का भी एक आप दर्शन कर सकते हैं। सोनप्रयाग में गौरीकुंड काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ काफ़ी दर्शनार्थी होते हैं, इसमें एक लंबी लाइन होती है। अगर आप मई जून के सीजन में जा रहे होते हैं तो 1 से 2 घंटे बोलेरो की टैक्सी के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। वहीं आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको आधे घंटे के अंदर अंदर गाड़ी मिल जाएगी, जिससे आप गौरीकुंड का सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप सोनप्रयाग से सुबह ही 3-4 बजे निकलिए गौरीकुंड के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी जो है वो 16 किलोमीटर है, जिससे आपको पैदल चल के जाना होगा। जब आप गौरीकुंड से सुबह पहुंचेंगे तब शाम तक केदारनाथ पहुंचेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से सुबह ही निकलिए। दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचकर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। लंच की भी वहाँ व्यवस्था होती है। अगर आप दोपहर में पहुंचते हैं तो दोपहर में भी आपको खाने की व्यवस्था हो जाएगी, साथ ही साथ लंच की व्यवस्था हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप गौरीकुंड प्राइवेट टैक्सी से आते हैं, यानी बोलेरो सोमो से आते हैं, तो वहाँ से भी आपको खच्चर मिल जाएंगे यात्रा के लिए गौरीकुंड से। लेकिन यहाँ पर किराया आपको 2300 रुपये पर व्यक्ति देना होगा, और जो सोनप्रयाग से किराया था वो 2500 था पर व्यक्ति का। दोस्तों, आप गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का किराया 5000 से 6000 तक होगा। तो अब हम शुरू करते हैं पैदल यात्रा। ये 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा, हम गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा पैदल शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लाठी का सहारा जरूर लें। दोस्तों, गौरीकुंड में ही बहुत सारी दुकानें हैं, आपको 30 रुपये में लाठी वहाँ से खरीद सकते हैं। लाठी खरीदने से आपको मदद हो जाएगी यात्रा में। जब आप चढ़ाई करोगे तो आपको थोड़ा सहारा मिलेगा। दोस्तों, अब हम पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, या आपको स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, या चलने में थोड़ी परेशानी है, तो अगर आप हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं हेलीकॉप्टर की बात कर लेता हूं। अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग न जाकर सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले ही एक जगह पड़ेगी जिसको कहा जाता है पाटा। दोस्तों, आप पाटा उतरिए और पाटा में काउंटर बना हुआ है, तो वहां से टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों, अगर ये टिकट की बात करूं तो 6000 रुपये राउंड ट्रिप का होगा। जैसे आप पाटा से आप केदारनाथ जी के दर्शन करके आते हैं तो आपके टिकट का किराया प्रति व्यक्ति 6000 रुपये लगेगा। दोस्तों, आप वीक सीजन में आ रहे हैं और आपको हेलीकॉप्टर ना मिले ऑफलाइन, तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन की वेबसाइट ये है। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करते समय आपको बड़ा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य दिखेगा, जैसे पहाड़ों पर बर्फ की चादर, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मनांदगी नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, जो पुल से गुजरते आप आनंद ले सकते हैं। वहाँ दृश्य बड़ा काफ़ी अच्छा है। अगर आपको फोटोशूट का शौक है तो आप फोटो ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा का आप पूरा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस पैदल यात्रा के दौरान आपको कुछ पुराने रास्ते दिखेंगे। पुराने मार्ग, कहने का मतलब 2013 में आपदा आई थी, जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, वो काफ़ी रूह कांपने वाली थी। जैसा आपको सबको मालूम होगा, उस समय वहाँ के रास्ते और पर्वत बह चुके थे, जिस कारण पुराने मार्ग दिखते हैं।
तो आप जाएंगे वो आपको नए रास्ते रहेंगे। दोस्तों, पैदल यात्रा के दौरान आपको रास्ते में तंबू लगाए हुए नाश्ते की व्यवस्था मिल जाएगी, तो आप वहाँ रुक कर चाय नाश्ता कर सकते हैं। और आपको जगह जगह वॉशरूम मिल जाएगा, जगह जगह पर आपको फर्स्ट एड मिल जाएगा। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आपको कोई परेशानी है तो आप वहाँ फर्स्ट एड करवा सकते हैं। दोस्तों, यह पैदल यात्रा आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कम जगह पर विश्राम करते हैं तो आराम से 7-8 घंटे में यात्रा संभव कर सकते हैं। ये 16 किलोमीटर की दूरी आराम से तय हो। तो केदारनाथ से ठीक 1 किलोमीटर पहले पड़ेगा एक बेस कैंप। दोस्तों, वो बेस कैंप आपके ठहरने की व्यवस्था और आपके खाने पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, आपको शाम हो जाए, 5-6 बज जाए, अगर आप सुबह निकलते हैं हो सकता है आपको 7-8 भी बज जाए बेस कैंप में ही। दोस्तों, बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी ठीक 1 किलोमीटर है। दोस्तों, यह यहाँ आती है मेन चीज़ कि बेस कैंप में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार करनी पड़े। तो दोस्तों, बेस कैंप में ही GMBN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का यहाँ गेस्ट हाउस है, तो आप यहाँ रुककर रात गुजार सकते हैं। दोस्तों, रुकने के 3 विकल्प हैं। पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहला ये है कि बेस कैंप बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, उस टेंट में टोटल 10 बिस्तर होते हैं और 300 रुपये प्रति व्यक्ति पर डे को वो आपका चार्ज होता है। अगर आपको टेंट अवेलेबल हो जाए तो टेंट में 300 रुपये देकर आप वहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। 10 लोगों का वो टेंट होता है, 300 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज किया जाता है। दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है हट। दोस्तों, हट में कंबाइन बेड लगी होती हैं। उस कंबाइन बेड में 3 का खंड होता है और 2 बेड का भी खंड होता है। उसका किराया 750 प्रति व्यक्ति चार्ज किया जाता है प्रतिदिन का। दोस्तों, अगर ये तीसरा ऑप्शन की बात करूं तो तीसरा ऑप्शन हट हाउस। हट हाउस एक रूम की तरह होता है, उसमें 6 बेड रहेंगे और फैमिली बेड लेना चाहते हैं तो आप वहाँ 6 बेड भी ले सकते हैं। उसका किराया 990 रुपये यानी कि प्रति व्यक्ति 990 रुपये चार्ज देना होगा प्रतिदिन का। दोस्तों, बेस कैंप में खाने पीने की कॉस्ट ज़्यादा होती है। खाने पीने की बात करूं तो वहाँ जो चार्ज लंच और डिनर का कॉस्ट है वो है 200 रुपये थाली का। वो ही अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो 100 रुपये प्रति थाली का चार्ज देना होगा। खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, होटल के नाम की बात करूं तो वही बेस कैंप की कुछ दूरी पर लगा हुआ है। होटल का नाम है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। दोस्तों, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट GMBN का ही हिस्सा है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का ही। तो अगर आप मई जून में जाते हैं तो आपको रूम मिलने की काफ़ी समस्या हो सकती है, इसलिए आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। GMBN वेबसाइट पर जाकर आप बुक कर सकते हैं, चाहे वो आप टेंट में रुकें, चाहे वो आप हट में रुकें, चाहे वो आप हट हाउस में रुकें। दोस्तों, अगर आप 5-6 बजे भी बेस कैंप में पहुंच चुके हैं तो आप फ्रेश हो जाइए, सामान रख दीजिए और केदारनाथ स्वामी का दर्शन करने निकल जाइए। दोस्तों, मंदिर खुलने का टाइम 9 बजे है, तो मंदिर जाइए, मंदिर में लाइन में लग जाइए। दोस्तों, अगर आप वीक सीजन में जाते हैं, मई जून के महीने में आ रहे हैं, तो लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगेगी। लगभग आपको 3-4 घंटे की लाइन लगानी पड़ेगी दर्शन के लिए। अगर वो ही आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो आपको 1-1.5 घंटे में आप दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आप लाइन में लगकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मन्नतें मांगें। दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रसाद की तो प्रसाद पैकेट मिलता है। यहाँ प्रसाद भी 3 प्रकार से मिलता है, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये रेट में अलग अलग पैकेट में होते हैं। आप जो भी पैकेट लेना चाहते हैं, जिस भी कॉस्ट को पैकेट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी सील है, देखने को मिल जाएगी। यह वो सील है जो 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में, तो वहाँ से पर्वत का टुकड़ा टूटकर सील है वो आके मंदिर के पीछे रुक गया था। दोस्तों, कहा जाता है इस पत्थर का आने से जो पानी का बहाव था वो 2 हिस्सों में बंट गया, जिस कारण मंदिर से कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये भगवान की महिमा है, पत्थर का आके रुकना और पानी 2 हिस्सों में बंट जाना। परंतु मंदिर में 10 फीट तक पानी गया था, पर 1 घंटे में सारा का सारा बाहर हो गया था। वो शिला का नज़ारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात से आपको बताना चाहूँगा, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं अगर आप शाम 5 बजे के बाद जाते हैं तो आपको दूर से ही दर्शन कराए जाएंगे।
दोस्तों, अगर आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो 5 बजे के बाद नहीं जाएं, और अगर जाएंगे तो आपको दूर से ही दर्शन करा पाएंगे। अगर आप वही सुबह 5 बजे लाइन में लगते हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन नज़दीक से कराए जाएंगे। अगर मैं आरती की बात करूं तो आरती सुबह 6 बजे होती है और दूसरी आरती होती है शाम 6 बजे। सुबह मंदिर 5 बजे खुल जाता है। अगर आप बेस कैंप में रुके हुए हैं तो आप सुबह 5 बजे मंदिर जाइए और ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करूं कहां कहां घूमें, तो दोस्तों वहां भैरवनाथ का मंदिर है, केदारनाथ जी के मंदिर से आधे ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पैदल ही आपको जाना पड़ेगा और भैरव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। दूसरी जगह की बात करूँ तो वहाँ है वासुकी ताल। वासुकी ताल की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर और वहाँ का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है और वहाँ जाकर आप अच्छे से घूम सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, यह रास्ता ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको पैदल ही जाना होगा। अगर आप वासुकी ताल घूमना चाहते हैं तो आपको 1 दिन और रुकना पड़ेगा, बेस कैंप में ही 1 दिन और रुकना पड़ेगा, तभी आपको वासुकी ताल कवर हो पाएगा। तीसरी जगह की बात करूं तो वो आपका है गांधी सरोवर। गांधी सरोवर आपको 3 किलोमीटर पड़ता है मंदिर से, तो आप वहां से भी गांधी सरोवर भी घूम सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि वो एक तालाब है लेकिन दृश्य से बहुत बड़ा सुंदर है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टोटल यात्रा में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि 4 दिन का स्टे लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए, क्योंकि अगर आप केदारनाथ जी से गौरीकुंड वो भी आप पैदल यात्रा करके ही आएंगे। 16 किलोमीटर का पुनः आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन आने में आपको कम समय लगेगा क्योंकि अब ये उतर का रास्ता है और जाते समय चढ़ाई का रास्ता था। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से आपका कितने समय लगेगा वो बता रहा हूँ, तो आप इस हिसाब से प्लानिंग करिए 2 दिन जाने के और 2 दिन आने के। तो दोस्तों, लास्ट में बात कर लेते हैं कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ खर्चे को 3 भागों में बांट दिया है। अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा करते हैं केदारनाथ तक और वापस आते हैं तो 3000 रुपये प्रति व्यक्ति का पड़ जाएगा। दोस्तों, यह मैं ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो लगभग आपका खर्चा 5000 रुपये तक होगा। दूसरा ऑप्शन घोड़ा खच्चर लेते हैं तो 7000 रुपये खर्चा आएगा ऑफ सीजन का। अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो लगभग आपका खर्चा 10,000 रुपये पड़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, तो पर व्यक्ति का 10,000 रुपये खर्चा होगा ऑफ सीजन का, और ऑन सीजन में आते हैं तो लगभग 13-14,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा केदारनाथ की यात्रा का वर्णन। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद।